क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक लोहे के पिंजरे में बंद हो और आपके चारों तरफ समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी शार्क घूम रही हो और अचानक वो पिंजरा टूटकर सीधे समंदर की अथाह गहराइयों में गिर जाए तो क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म का रिकैप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक सफर है जहाँ हर एक सेकंड में मौत सामने खड़ी है, जहाँ हवा खत्म हो रही है और पानी के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी मांस का भूखा है। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम समंदर के उस काले सच का सामना करने वाले हैं जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और आलीशान वेकेशन रिसोर्ट से। चारों तरफ बिखरी सुनहरी धूप, समंदर की उठती गिरती लहरें और मौज मस्ती करते लोग। इसी खुशनुमा माहौल के बीच हमारी मुलाकात दो बहनों से होती है, लिसा और केट। लिसा जो स्वभाव से थोड़ी शांत, सहमी हुई और अपनी जिंदगी के एक बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। उसका बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट उसे छोड़कर जा चुका है और वो इस गम से उबरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ है उसकी बहन केट, जो बिल्कुल निडर, एडवेंचर पसंद और ऊर्जा से भरपूर है। केट अपनी बहन लिसा का मूड ठीक करने और उसे जिंदगी का असली मजा चखाने के लिए इस मेक्सिको ट्रिप पर लेकर आई है। बातचीत के दौरान लिसा का दर्द छलक पड़ता है। वो केट को बताती है कि स्टुअर्ट ने उससे इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो चुकी थी। वो रोने लगती है और कहती है कि उसकी जिंदगी की इकलौती अच्छी चीज को भी उसने बर्बाद कर दिया। केट अपनी बहन को गले लगाती है और ठान लेती है कि वो लिसा को ये साबित करके रहेगी कि वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बल्कि वो जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी सकती है। उसी रात दोनों बहनें अपनी उदासी को पीछे छोड़कर शहर के एक लोकल पब में पार्टी करने जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात दो लोकल लड़कों से होती है, बेंजामिन और लुइस। बातों बातों में दोनों लड़के उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें इस ट्रिप पर कुछ सचमुच का रोमांचक और जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव करना है तो उन्हें शार्क डाइविंग के लिए चलना चाहिए। वे बताते हैं कि उनके पास एक दूसरी की नाव है जो पर्यटकों को समंदर के बीचों बीच ले जाती है। वहाँ एक मजबूत लोहे के पिंजरे के अंदर बैठकर पानी के नीचे जाकर विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क को बेहद करीब से देखा जा सकता है। केट ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। उसके लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लिसा जो पहले से ही पानी और शार्क के नाम से डरती थी, साफ मना कर देती है। केट उसे समझाती है, लिसा सोचो जब तुम वापस जाओगी और स्टुअर्ट को तुम्हारी ये तस्वीरें दिखेंगी तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। उसे पता चलेगा कि तुम कितनी एडवेंचरस हो। स्टुअर्ट का नाम सुनते ही लिसा के मन में एक अजीब सी जिद पैदा होती है। वो अपने डर पर काबू पाने और खुद को साबित करने के लिए इस खतरनाक खेल के लिए हाँ कह देती है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लिसा और केट समंदर किनारे पहुंचती है। वहाँ बेंजामिन और लुइस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उन्हें उस नाव पर ले जाते हैं जिसका नाम है द प्रीडेटर। नाव का कप्तान है टेलर, एक अधेड़ उम्र का शांत और अनुभवी दिखने वाला शख्स। लेकिन जैसे ही लिसा उस नाव को देखती है उसके मन में घबराहट और बढ़ जाती है। नाव काफी पुरानी, जंग खाई हुई और जर्जर हालत में लग रही थी। यहाँ तक कि जो क्रेन और लोहे का पिंजरा शार्क डाइविंग के लिए इस्तेमाल होने वाला था उस पर भी साफ तौर पर जंग की परतें जमी हुई थी। लिसा दबी जुबान में केट से कहती है, केट मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये बोट, ये पिंजरा सब बहुत पुराना और असुरक्षित लग रहा है। हमारे पास डाइविंग का कोई लाइसेंस भी नहीं। लेकिन केट उसकी बात उनको हंसकर टाल देती है और कहती है कि कप्तान टेलर इस काम में एक्सपर्ट है और डरने की कोई बात नहीं है। कप्तान टेलर दोनों बहनों को डाइविंग गियर, BCD, ऑक्सीजन टैंक और मास्क पहनाना शुरू करता है। वो उन्हें बुनियादी नियम समझाता है। पानी के नीचे पैनिक मत करना, अगर घबराओगे तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म होगी और सबसे जरूरी बात, हमेशा हमारी आवाज सुनते रहना। नाव अब गहरे समंदर के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, जहाँ पानी का रंग गहरा नीला और डरावना लग रहा था। शार्क को आकर्षित करने के लिए मछली का खून और मांस का मलबा फेंकना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों में पानी की सतह के नीचे एक भयानक हलचल शुरू होती है। एक विशाल, लगभग 20 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क पानी को चीरती हुई नाव के करीब से गुजरती है। उसे देखकर लिसा की चीख निकल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कप्तान टेलर लोहे के पिंजरे को क्रेन की मदद से पानी में उतारने की तैयारी करता है। नियम के मुताबिक सबसे पहले बेंजामिन और लुइस पानी में जाकर ये चेक करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। वे कुछ देर नीचे रहकर वापस आते हैं और थम्स अप का इशारा करते हैं। अब बारी थी लिसा और केट की। केट बिना किसी डर के पिंजरे के अंदर कदम रखती है
लिसा झिझकती है, लेकिन अपनी बहन का हाथ थामकर वो भी पिंजरे के अंदर चली जाती है। भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और क्रेन की गड़गड़ाहट के साथ पिंजरा धीरे धीरे समंदर के पानी में उतरने लगता है। जैसे ही पानी उनके चेहरों को छूता है, सब कुछ बदल जाता है। पानी के नीचे का नजारा जितना खूबसूरत था, उतना ही खौफनाक भी। पिंजरा पानी की सतह से महज 5 मीटर यानी 15 फीट नीचे जाकर रुक जाता है। चारों तरफ नीला पानी और असीम शांति थी, और तभी उस शांत पानी को चीरती हुई एक नहीं बल्कि 2 विशालकाय शार्क उनके पिंजरे के बिल्कुल पास से गुजरती है। उनके नुकीले दांत और ठंडी बेजान आंखें देखकर लिसा का दम घुटने लगता है, लेकिन केट बेहद खुश थी। वो पानी के नीचे वाले कैमरे से तस्वीरें ले रही थी। लिसा भी धीरे धीरे इस नजारे को देखकर अपना डर भूलने लगती है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि उनके और शार्क के बीच लोहे की मजबूत सलाखें थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पानी के नीचे 5 मिनट बिताने के बाद कप्तान टेलर वॉकी टॉकी पर उनसे बात करता है और कहता है कि अब उनका समय पूरा हो चुका है और वो पिंजरे को ऊपर खींचने जा रहा है। क्रेन की मोटर चालू होती है और पिंजरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। दोनों बहनें राहत की सांस लेती है कि वे सुरक्षित वापस जा रही है। तभी अचानक एक जोरदार मैकेनिक क्रैश की आवाज होती है। पूरी नाव हिल जाती है। पिंजरा हवा में एक झटके के साथ रुक जाता है। ऊपर नाव पर जंग लगी हुई क्रेन का मुख्य गियर और लोहे की भारी रस्सी केबल अचानक टूट जाती है। बिना किसी सहारे के वो भारी भरकम लोहे का पिंजरा एक झटके में नीचे की तरफ गिरने लगता है। पानी के अंदर एक भयानक शोर गूंजता है। पिंजरा इतनी तेजी से नीचे जाता है कि लिसा और केट का संतुलन बिगड़ जाता है और वे पिंजरे की दीवारों से टकराती है। पिंजरा नीचे गिरता चला जाता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अंधेरा गहरा होता जाता है। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और आखिरकार एक बेहद जोरदार धमाके के साथ पिंजरा समंदर की सबसे निचली सतह पर जाकर गिरता है। चारों तरफ रेत का गुबार उड़ जाता है। पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। जब रेत थोड़ी शांत होती है तो केट और लिसा को एहसास होता है कि वे एक बेहद जानलेवा मुसीबत में फंस चुकी है। केट अपने डाइविंग वॉच के केस को देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वे इस वक्त समंदर की सतह से 47 मीटर लगभग 150 फीट नीचे है। इतनी गहराई पर पानी का दबाव इंसानी फेफड़ों को निचोड़ सकता है। सबसे बुरी बात यह थी कि इतनी गहराई पर नाव से आने वाले रेडियो सिग्नल पूरी तरह टूट चुके थे। वॉकी टॉकी से सिर्फ सन्नाटे की आवाज आ रही थी। उनके ऑक्सीजन टैंक तेजी से खाली हो रहे थे और बाहर अंधेरे में वो भूखी शार्क उनके पिंजरे के चक्कर लगा रही थी। मौत उनके सिर पर खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस भाग में सस्पेंस और गहरा होता है, जहां दोनों बहनें पानी के भारी दबाव और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए अपनी पहली बड़ी गलती और फैसले का सामना करती है। समंदर की अथाह गहराई में जब 47 मीटर नीचे वो भारी लोहे का पिंजरा रेत से टकराया, तो उसके साथ ही लिसा और केट की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई। चारों तरफ सिर्फ घाव कर देने वाला सन्नाटा था। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उनके डाइविंग सूट के ऊपर से भी उन्हें अपनी छाती पर एक भारी वजन महसूस हो रहा था। हर एक सांस के साथ उनके टैंक से निकलने वाले हवा के बुलबुले ऊपर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वे दोनों वही नीचे मौत के उस लोहे के डिब्बे में कैद थी। लिसा पूरी तरह से पैनिक कर जाती है। वो जोर जोर से हांफने लगती है, जिससे उसका ऑक्सीजन मास्क धुंधला होने लगता है। पानी के नीचे पैनिक करने का मतलब है सीधे मौत को बुलावा देना, क्योंकि घबराहट में इंसान आम दिनों से 4 गुना ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन खींचता है। केट अपनी बहन की हालत देखकर तुरंत उसके पास आती है। वो लिसा के चेहरे को अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर इशारों में कहती है, शांत हो जाओ लिसा, मेरी तरफ देखो, गहरी और लंबी सांस लो। अगर तुम ऐसे ही हाफती रही तो तुम्हारी बची कुची हवा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। लिसा खुद पर काबू पाने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे अपनी सांसों की रफ्तार को धीमा करती है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी ऊपर नाव पर मौजूद कप्तान टेलर से संपर्क करना। केट पिंजरे के कोने में लगे वॉकी टॉकी सिस्टम को उठाती है और चिल्लाती है, टेलर क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम नीचे गिर चुके हैं, पिंजरा बॉटम पर है, हमें बाहर निकालो। लेकिन स्पीकर से सिर्फ एक डरावनी घड़घड़ाहट और सन्नाटा बाहर आता है। इतनी गहराई पर पानी की मोटी परत रेडियो सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। तभी केट को याद आता है कि कप्तान टेलर ने डाइविंग से पहले एक बात कही थी, अगर बहुत ज्यादा गहराई में चले जाओ तो सिग्नल्स काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पिंजरे से बाहर निकलकर थोड़ा ऊपर तैर कर आए तो शायद नाव से संपर्क हो सके। केट अपनी घड़ी में ऑक्सीजन का लेवल देखती है। दोनों के टैंकों में हवा तेजी से घट रही थी। उनके पास बैठकर इंतजार करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। केट फैसला करती है कि वो खुद पिंजरे से बाहर निकलेगी और ऊपर तैर कर जाएगी ताकि सिग्नल्स वापस आ सके। लेकिन लिसा ये सुनते ही खौफ से कांप उठती है। वो केट का हाथ पकड़ लेती है और मना करती है, लेकिन केट जानती थी कि अगर कोई बाहर नहीं गया तो वे दोनों इसी पिंजरे में घुट घुट कर मर जाएंगी। वो बड़ी सावधानी से पिंजरे के जंग लगे लोहे के दरवाजे को
धक्का देती है। केट पिंजरे की छत से लगभग 10 फीट ऊपर तैर कर जाती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, उसकी डाइविंग हरी का सिग्नल हल्का सा टिमटिमाते हुए एक्टिव होता है। वॉकी टॉकी से कटी फटी आवाज आती है, केट, लिसा, क्या तुम सुन सकती हो? केट तुरंत जवाब देती है, टेलर, हम जिंदा है, हम 47 मीटर नीचे समंदर की सतह पर हैं। पिंजरा पूरी तरह टूट चुका है और क्रेन की केबल अलग हो गई है। हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। केट, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इतनी गहराई पर हो कि अगर तुम बिना रुके सीधे सतह की तरफ तैरकर ऊपर आओगी तो पानी का दबाव अचानक कम होने की वजह से तुम्हारे खून में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे। इसे द बेंड्स डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। इससे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और तुम ऊपर पहुंचने से पहले ही मर जाओगी। इसलिए खुद से ऊपर आने की गलती मत करना। टेलर आगे बताता है कि वो नाव पर दूसरी केबल लोहे की रस्सी को तैयार कर रहा है। टेलर सख्त हिदायत देता है, जब तक जावियर वहां नहीं पहुंचता तुम दोनों पिंजरे के अंदर ही रहो। बाहर ग्रेट व्हाइट शार्क घूम रही है जिन्हें मछली के खून की गंध आ चुकी है। वे बेहद आक्रामक है। केट कहती है कि ठीक है और वो तुरंत नीचे पिंजरे की तरफ बढ़ने लगती है। अब वे पिंजरे के अंदर सुरक्षित तो थी, लेकिन उनका डर 100 गुना बढ़ चुका था। समय बीत रहा था, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जावियर का कहीं कोई अता पता नहीं था। पानी के नीचे दूर दूर तक केवल काला अंधेरा था। जावियर की टॉर्च की रोशनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी लिसा अपनी घड़ी की तरफ देखती है। उसकी सांसें थम जाती है। घबराहट और पैनिक की वजह से लिसा के टैंक की ऑक्सीजन सिर्फ 15% बची थी। केट के टैंक में भी हवा बहुत कम थी। अगर अगले कुछ मिनटों में उन्हें मदद नहीं मिली तो वे बिना शार्क के हमला किए ही दम घुटने से मर जाएंगी। केट को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को क्या दिलासा दे। तभी अचानक दूर अंधेरे में एक बहुत ही हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। वो किसी टॉर्च की रोशनी थी जो पानी के नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों बहनों की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि जावियर आ गया है, लेकिन वो रोशनी उनके पिंजरे की तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वो थोड़ी दूर से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी गहराई और अंधेरे के कारण जावियर को उनका पिंजरा मिल ही नहीं रहा था। वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा था। केट कहती है कि उसे जावियर को आवाज देनी होगी या उसके पास जाना होगा, लेकिन केट के टैंक की स्थिति लिसा से भी ज्यादा खराब थी। तभी लिसा एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेती है। वो कहती है, नहीं केट, इस बार मैं जाऊंगी। तुम्हारे पास हवा कम है, मैं जावियर को ढूंढकर उस रस्सी को यहाँ लेकर आऊंगी। लिसा, जो अब तक पानी के नाम से भी कांपती थी, अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंकने के लिए तैयार हो जाती है। वो पिंजरे का दरवाजा खोलती है और बाहर समंदर के उस खौफनाक अंधेरे में कदम रख देती है जहाँ मौत घात लगाए बैठी थी। इस भाग में लिसा पिंजरे से बाहर निकलकर जावियर और उस भारी रस्सी को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ हर एक सेकंड में मौत का खतरा और गहरा होता जाता है। लिसा पिंजरे से लगभग 50 फीट दूर निकल चुकी थी। पानी के नीचे दूरी का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है दिशा का ध्यान रखना। वो पूरी तरह से अकेली थी। तभी अचानक उसे अपने दाईं तरफ पानी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी और विशाल चीज पानी को काटती हुई उसके बेहद करीब से गुजरी। लिसा वहीं जम गई। लिसा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसने उसका खून जमा दिया। अंधेरे से अचानक एक भीमकाय ग्रेट व्हाइट शार्क प्रकट हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक इंसान को जिंदा निगल लिया गया था। वो खौफ के मारे इतनी जोर से चीखी कि उसका डाइविंग मास्क चेहरे से थोड़ा खिसक गया। अब जावियर मर चुका था और वो शार्क खून का स्वाद चखने के बाद और भी ज्यादा पागल हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, लिसा अभी भी पिंजरे से दूर खुले समंदर में अकेली खड़ी थी। जावियर की मौत के बाद लिसा अकेले ही उस भारी केबल को पिंजरे तक पहुंचाने और अपनी बहन की जान बचाने की जद्दोजहद करती है। पानी में चारों तरफ जावियर का लाल खून फैल रहा था। पिंजरे के अंदर बंद केट लगातार बाहर अंधेरे में टकटकी लगाए देख रही थी। अचानक उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वो लिसा थी। लिसा बदहवास हालत में तैरती हुई पिंजरे के पास पहुंची और उसने वो भारी हुक पिंजरे के ऊपरी हिस्से के खुंडे में फंसा। अब सिर्फ ऊपर नाव पर बैठे कप्तान टेलर को इसकी जानकारी देनी थी। केट तुरंत पिंजरे के ऊपर के हिस्से की तरफ तैरती ताकि रेडियो सिग्नल मिल सके। वो चिल्लाती है, टेलर, क्या तुम सुन रहे हो? जावियर नहीं रहा, लेकिन लिसा ने केबल को पिंजरे से बांध दिया। हमें ऊपर खींचो अभी के अभी। नाव पर बैठे कप्तान टेलर के होश उड़ जाते। वो बिना एक पल गवाए क्रेन की मोटर को फुल स्पीड पर चालू कर देता है। पानी के नीचे एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। वो भारी लोहे की रस्सी खींचने लगती है और उसके साथ ही वो लोहे का पिंजरा भी धीरे धीरे समंदर की सतह से ऊपर उठने लगता है। 47 मीटर, 40 मीटर, 35 मीटर। पिंजरा लगातार ऊपर बढ़ रहा था। दोनों बहनों के चेहरों पर आखिरकार राहत और खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस मौत के कुएं से बाहर निकल आई हैं। वे एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। लेकिन इस खौफनाक कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही पिंजरा लगभग 25 मीटर की
गहराई पर पहुंचता है और वो नई रस्सी भी बीच से तरक कर टूट जाती है। नहीं, केट और लिसा के हलक से एक साथ चीख निकलती है। बिना किसी सहारे के वो भारी लोहे का पिंजरा एक बार फिर किस्मत और भी ज्यादा बेरहम साबित हुई। जब पिंजरा दोबारा समंदर की सतह से टकराया तो वो सीधे लिसा के पैर के ऊपर जाकर गिरा। एक दर्दनाक और चीखने वाली आवाज पानी के भीतर गूंजती है। लिसा का बायां पैर उस भारी लोहे के पिंजरे के नीचे बुरी तरह से दब चुका था। वो दर्द के मारे तड़पने लगती है। तभी वॉकी टॉकी पर कप्तान टेलर की कटी फटी आवाज दोबारा गूंजती है। तो कहता है, केट, लिसा, क्या तुम दोनों ठीक हो? क्रेन पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों घबराओ मत। मैंने कोस्ट गार्ड समुद्री सुरक्षा बल को इमरजेंसी कॉल कर दिया है। उनकी रेस्क्यू टीम अगले 25 से 30 मिनट में तुम तक पहुंच जाएगी। तब तक मैं ऊपर से पानी के नीचे कुछ और ऑक्सीजन टैंक और फ्लेयर्स, रोशनी करने वाले गोले नीचे फेंक रहा हूं। उन्हें ढूंढो और अपनी सांसें बचा कर रखो। टेलर ने ऑक्सीजन टैंक तो नीचे फेंक दिए थे, लेकिन वे पिंजरे से कुछ दूरी पर जाकर गिरे थे। अब स्थिति ये थी कि लिसा पिंजरे के नीचे दबी हुई थी। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था और उसके टैंक की ऑक्सीजन लगभग 0% हो चुकी थी। इस भाग में कहानी अपने सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत का असली नंगा नाच देखने को मिलता है। केट फुर्ती से लिसा का पुराना खाली ऑक्सीजन टैंक हटाकर नया टैंक उसके मास्क से कनेक्ट कर देती है। जैसे ही ताजा ऑक्सीजन लिसा के फेफड़ों में पहुंचती है, वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसकी जान में जान आती है और तभी उस पानी के नीचे एक ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देखकर दर्शकों की रूह कांप जाएगी। इससे पहले कि केट को अपनी इस भयानक गलती का एहसास होता, उस रोशनी के ठीक पीछे से एक दैत्य जैसी विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक प्रकट होती है। शार्क के डरावने खुले जबड़े सीधे केट की तरफ आते हैं। पिंजरे के अंदर से लिसा अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखती है। शार्क सीधे केट पर हमला करती है। केट की चीख पानी के बुलबुलों में दफन हो जाती है। शार्क केट को अपने जबड़ों में दबोचकर पानी में बुरी तरह झटकती है और फिर उसे लेकर समंदर के उस अनंत काल जैसे अंधेरे में गायब हो जाती है। लिसा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसकी बहन जो उसकी ढाल थी, उसकी आंखों के सामने मारे जा चुकी थी। अब वो पिंजरे के नीचे दबी हुई अकेले उस कफन जैसे अंधेरे में रो रही थी। उसका हौसला टूट चुका था। मौत अब बिल्कुल तय लग रही थी। तभी अचानक लिसा को एहसास होता है कि उसके पास एक आखिरी रास्ता बचा है। वो अपने पैर को पिंजरे के नीचे से निकालने के लिए खुद को चोट पहुंचाने तक के लिए तैयार हो जाती है। वो पूरी ताकत से पिंजरे के मलबे को हिलाती है और दर्द से चीखते हुए किसी तरह अपने जख्मी पैर को बाहर खींच लेती है। वो पिंजरे से आजाद तो हो जाती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह लहूलुहान था और खून की गंध शार्क को सीधे उसकी तरफ बुला रही थी। केट पिंजरे से बाहर निकलती है और अपनी बहन लिसा को ढूंढने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पानी में नीचे की तरफ कोई हलचल दिखाई देती है। केट फौरन उसी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचकर गौर से देखती है, उसे पता चलता है कि वो लिसा है। लिसा बुरी तरह जख्मी होती है। उसके पैर पर शार्क ने हमला किया होता है और वहां से खून निकल रहा होता है। केट तुरंत उसके पास पहुंचती है। लिसा दर्द में होती है, लेकिन फिर भी वो केट को दिलासा देती है। वो अपना हाथ केट के कंधे पर रखती है और उसे हिम्मत नहीं हारने देती। दोनों समझ चुकी होती है कि अब नीचे रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वो रेस्क्यू टीम का इंतजार किए बिना खुद ही सतह की तरफ तैरना शुरू कर देती है। उसके जख्मी पैर से बहते खून की लकीरें पानी में पीछे छूटती जा रही थी, जो नीचे गहराई में मौजूद कातिलों को सीधा न्योता दे रही थी। सतह बस कुछ ही मीटर दूर थी। आजादी और जिंदगी बस मुट्ठी में आने ही वाली थी। लेकिन तभी ग्रेट व्हाइट शार्क ने सीधे लिसा पर हमला कर दिया। शार्क के नुकीले दांत लिसा की जांग में धंस गए। दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने लिसा की चीख निकाल दी। शार्क उसे वापस नीचे खींचने लगी, लेकिन इस बार लिसा हार मानने के मूड में नहीं थी। वो जानती थी कि अगर वो आज रुक गई तो केट की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और हाथ में मौजूद फ्लेयर गन, रोशनी करने वाली बंदूक को सीधे शार्क की आंख के पास ले जाकर शार्क दर्द से छटपटाती हुई लिसा को छोड़कर पीछे हट गई। लिसा ने एक पल भी नहीं गवाया और पानी को चीरती हुई सीधे समंदर की सतह पर आ गई। बचाओ, मदद करो! सतह पर आते ही लिसा जोर जोर से चिल्लाने लगी। नाव पर मौजूद कप्तान टेलर और चालक दल के सदस्य तुरंत उसकी आवाज सुनते वे लाइफ सेवर रिंग, बचाओ घेरा, उसकी तरफ देखते। लिसा उसे पकड़ लेती, लेकिन तभी पानी में एक और हलचल होती। दो और शार्क लिसा को घेरने के लिए सतह पर आ जाती। नाव के लोग चिल्लाते,
जल्दी करो, अपना हाथ दो। वे लिसा को पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगते। शार्क पानी से ऊपर उछलकर लिसा के पैर पर झपट्टा मारती, लेकिन ठीक उसी सेकंड नाव के लोग लिसा को खींचकर बोट के डेक पर ले आते। लिसा आखिरकार सुरक्षित थी। वो नाव के फर्श पर लेटी हुई थी। चारों तरफ धूप थी, हवा थी और इंसान थे। कप्तान टेलर तुरंत उसके जख्मों पर पट्टी बांधने लगता है। लिसा हाफते हुए आसमान की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, केट, हमने कर दिखाया, हम बच गए केट, देखो हम नाव पर है। तभी टेलर की आवाज आती है, लेकिन उसकी आवाज अजीब लग रही थी। वो बहुत धीमी और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। लिसा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लिसा, अपनी आंखें खुली रखो। अचानक बोट का नजारा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। सुनहरी धूप गायब होने लगती है। लिसा अपनी आंखों को चपकाती है और जब उसकी नजर पूरी तरह साफ होती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ कोई नाव नहीं थी, कोई धूप नहीं थी और कोई बचाव दल नहीं था। लिसा अभी भी समंदर की सतह से 47 मीटर नीचे उसी जर्जर लोहे के पिंजरे के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका पैर अभी भी उस भारी लोहे के नीचे दबा हुआ था और उसका बायां हाथ हवा में तैर रहा था, जिससे खून की बूंदें निकल रही थी। वो अपनी डाइविंग घड़ी की तरफ देखती है। उसका ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसमें सिर्फ नाइट्रोजन भरी हुई थी। ये सब एक भ्रम था। केट को शार्क द्वारा ले जाने के बाद लिसा पिंजरे से कभी बाहर निकली ही नहीं थी। वो जो कुछ भी देख रही थी, उसका पिंजरे से आजाद होना, शार्क से लड़ना, समंदर की सतह पर पहुंचना और नाव पर बचना, वो सब उसके मारते हुए दिमाग का एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक सपना था। असलियत ये थी कि वो उसी अंधेरे कुएं में अकेली तड़प रही थी और उसकी सांसें अब हमेशा के लिए थमने वाली थी। तभी अचानक पिंजरे के ऊपर की तरफ से असली रेस्क्यू डाइवर्स, बचाव दल की तेज फ्लैशलाइट्स चमकती है। इस बार ये भ्रम नहीं था। कोस्ट गार्ड के डाइवर्स तेजी से नीचे आते हैं, पिंजरे के मलबे को क्रेन से उठाते हैं, लिसा के पैर को आजाद करते हैं और उसे अपने साथ लेकर ऊपर सतह की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिसा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसका दिमाग शांत हो रहा था। पानी के भीतर तैरते हुए उसे अपनी बहन केट की धुंधली सी आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा लिसा। और इसी के साथ समंदर की गहराइयों का ये खौफनाक और दिल दहला देने वाला सफर यही खत्म हो जाता है।